बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइस्ड बीम रिले करंट डिफरेंशियल रिले की एडवांस फॉर्म है। सिंपल करंट डिफरेंशियल रिले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बाइस्ड बीम रिले बन जाती है। बाइस्ड बीम रिले को स्टडी करने से पहले हम सिंपल करंट डिफरेंशियल रिले की लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से हमें इसको स्टडी करना पड़ रहा है। ये है जी करंट डिफरेंशियल रिले। इसमें मसला आता है पायलट वायर्स का। पायलट वायर्स बेसिकली कनेक्टिंग लीड्स हैं, जिनके जरिए सीटीज को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर तो आपको बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली जब आप इसको पावर सिस्टम में देखेंगे, जहां पर ये जनरेटर लगा होता है, तो ये दोनों सीटीज अच्छे खासे फासले पर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जनरेटर के आर्मेचर का साइज क्या है। अब पावर सिस्टम में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, तो उनकी वाइंडिंग्स का भी फैलाव उस हिसाब से होता है। तो इसी तरह इन पायलट वायर्स की लेंथ भी उस हिसाब से ज्यादा हो सकती है। अब इन पायलट वायर्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इनकी इंपिडेंस ज्यादा होगी। इंपिडेंस ज्यादा होगी तो करंट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि इंपीडेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब करंट में फर्क आ गया तो फॉल्ट ना भी आया होगा तो रिले कॉइल में से करंट गुजर जाएगा और रिले ऑपरेट कर जाएगी। दूसरा मसला आता है इसमें कैपेसिटेंस का। अब ये दोनों कंडक्टर हैं ऊपर नीचे, दरमियान में एयर है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक है। तो इस सूरत में ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगा। इनकी कैपेसिटेंस से इनके वोल्टेज और करंट में फर्क आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास फॉल्ट करंट तो नहीं आया होगा, लेकिन इंपीडेंस और कैपेसिटेंस की वजह से दोनों सीटीज के आउटपुट करंट में फर्क आ जाएगा। करंट में फर्क आएगा तो रिले कॉइल में से करंट गुजर जाएगा, और रिले कॉइल में से करंट गुजरेगा तो रिले ऑपरेट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। तो ये इश्यूज होते हैं पायलट वायर्स की वजह से। इन पायलट वायर्स के इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ये बाइस्ड बीम रिले बन जाएगी। ये वही करंट डिफरेंशियल रिले है, इसमें बस फर्क ये है कि इसमें आपने ऑपरेटिंग कॉइल के साथ साथ एक और कॉइल ऐड कर दी है, और इस कॉइल को रिस्ट्रेनिंग कॉइल कहेंगे। इसमें आप गौर से देखें तो ऑपरेटिंग कॉइल से एक कनेक्शन निकाल के रिस्ट्रेनिंग कॉइल के ऑलमोस्ट दरमियान पे लगा दिया हुआ है। इन दोनों कॉइल्स, ऑपरेटिंग कॉइल और रिस्ट्रेनिंग कॉइल, दोनों कॉइल्स को सीटीज से सप्लाई आ रही है। यहाँ पर फलक्रम पे एक बीम लगा के इसको बैलेंस किया हुआ है, और इसके ऊपर ट्रिपिंग सर्किट को कनेक्शन जा रहा है। अब इस बैलेंस्ड बीम के एक सिरे को ऑपरेटिंग कॉइल के साथ जोड़ दिया और दूसरे सिरे को रिस्ट्रेनिंग कॉइल के साथ जोड़ दिया। अब इस बीम के साथ आर्मेचर होता है, जो कॉइल ने एनर्जाइज होने की सूरत में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको एक चीज रिमाइंड करवाते हैं कि यही चीज हमने डेफिनेट डिस्टेंस टाइप इंपीडेंस रिले में देखी थी। ये हमने डिस्कस की थी डेफिनेट डिस्टेंस टाइप इंपीडेंस रिले। इसमें क्या था जी, ये एक बीम था। नॉर्मल कंडीशन में ये वोल्टेज एलिमेंट आर्मेचर को पुल करके रखता है और इन ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट्स को मीट नहीं करने देता। लेकिन जब फॉल्ट करंट आता है तो ये वोल्टेज एलिमेंट इसको रिलीज कर देता है, और ये वाला करंट एलिमेंट इस आर्मेचर को पुल कर लेता है। इसके पुल करने से ये इस तरफ टिल्ट होता है और ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिपिंग सर्किट के साथ मीट कर जाते हैं। अब इसी चीज को बाइस्ड बीम रिले में अप्लाई किया हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल आर्मेचर को पुल करके रखेगी और इन कॉन्टैक्ट्स को मिलने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट आएगा तो ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और आर्मेचर को अपनी तरफ पुल कर लेगी। रिस्ट्रेनिंग कॉइल इसको रिलीज कर देगी, बीम इस तरफ टिल्ट हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट्स मीट कर जाएंगे। चलें अब बाइस्ड बीम रिले को मजीद सिंपल डायग्राम से स्टडी करते हैं। इस फिगर को देख के आपको सिंपल करंट डिफरेंशियल रिले और बाइस्ड बीम रिले में जो डिफरेंस है वो इजीली समझ आ गया होगा। इसमें फर्क क्या है, ये भी दोनों उसी तरह सीटी लगे हुए हैं। ये अल्टरनेटर की वाइंडिंग है और इनकी जो सेकेंडरी है इसको भी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर उसी तरह ऑपरेटिंग कॉइल लगा दिया, लेकिन इन सीटीज का जो दूसरा टर्मिनल है उस पर हमने एक और कॉइल ऐड कर दिया। ये वाली कॉइल होगी रिस्ट्रेनिंग कॉइल। इससे पहले हमने जो स्टडी की थी करंट डिफरेंशियल रिले, उसमें ये वाली रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं थी। मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ दिखाकर। ये सिंपल करंट डिफरेंशियल स्कीम है। इसमें यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल तो है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं है। लेकिन बाइस्ड बीम रिले में यहाँ पर एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल भी होगी। ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल बिग और मेजर डिफरेंस है दोनों रिलेज में। और ये डिफरेंस क्यों डाला गया, ये हमने डिस्कस किया था कि हमने सिंपल करंट डिफरेंशियल रिले की लिमिटेशंस को ओवरकम करना था। लिमिटेशंस क्या थी कि पायलट वायर्स की इंपीडेंस और कैपेसिटेंस में चेंजिंग की वजह से नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट गुजर जाता है और रिले ऑपरेट कर जाती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने बाइस्ड बीम रिले डिजाइन की। अब इसमें करंट के डिवीजन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर I1 सिटी से गुजर रहा, ये अल्टरनेटर आ गया। यहाँ पर फिर सिटी में से I2 निकला। नॉर्मल कंडीशन में I1 को आप I2 भी कह सकते हैं। ये याद रखना, ये कैपिटल I1 है और ये कैपिटल I2 है। अब इन सिटीज के सेकेंडरी पे आ जाते हैं, तो इस सिटी के सेकेंडरी पे करंट गुजरा है I2, इस सिटी के सेकेंडरी पे करंट गुजरा है I1।
अब यहाँ ऑपरेटिंग कॉइल में से कौन सा करंट गुजरेगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी I2 माइनस I1। इसी तरह ये करंट अपना पाथ मुकम्मल कर रहा है और इस कॉइल को रिस्ट्रेनिंग कॉइल के दरमियान में लगा दिया। अब इस ऑपरेटिंग कॉइल में से जो करंट गुजरेगा वो होगा I2 माइनस I1, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस ऑपरेटिंग कॉइल में से गुजरेगा। अब हमने देखना है कि इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा, तो वो होगा I1 प्लस I2 ओवर 2। अब ये कैसे पता चलेगा रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से कितना करंट गुजर रहा है? तो इस ऑपरेटिंग कॉइल को इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल के दरमियान में लगाया हुआ है। अब इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जितना भी करंट है इसका आधा पोर्शन I1 के साथ शेयर हो रहा है और आधा पोर्शन I2 के साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉइल रिस्ट्रेनिंग कॉइल के दरमियान में कनेक्टेड है। अब टोटल करंट कितना होगा I1 ओवर 2 प्लस I2 ओवर 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 ओवर 2। तो ये टोटल करंट है जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से गुजरेगा, यानी ऑपरेटिंग कॉइल में से डिफरेंस ऑफ करंट गुजरेगा और रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से सम ऑफ करंट गुजरेगा। इसका मतलब रिस्ट्रेनिंग कॉइल का करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग कॉइल। अब रिस्ट्रेनिंग कॉइल का करंट ज्यादा होने का क्या फायदा होगा वो देखते हैं। रिस्ट्रेनिंग कॉइल का करंट ज्यादा होने का क्या फायदा होगा कि ये जो आर्मेचर होगा ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा और ट्रिपिंग सर्किट को ऑपरेट नहीं होने देगा। लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो फिर क्या होगा? जब फॉल्ट आएगा तो दोनों करंट्स में से कोई एक बहुत ज्यादा हो जाएगा, I1 बहुत ज्यादा हो जाएगा या I2 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब फर्ज कर लें I2 बहुत ज्यादा हो गया, I2 हो गया 2000 एम्पेयर और I1 हो गया 500 एम्पेयर। तो इन दोनों का डिफरेंस गुजरेगा इस ऑपरेटिंग कॉइल में से, वो होगा 1500 एम्पेयर। अब हमने देखना है कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा। I2 है हमारे पास 2000 एम्पेयर और I1 है 500 एम्पेयर। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 एम्पेयर। इसका मतलब रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से 1250 एम्पेयर करंट गुजरेगा और ऑपरेटिंग कॉइल में से 1500 एम्पेयर करंट गुजरेगा। तो 1500 एम्पेयर अंडरस्टूड बात है, 1250 एम्पेयर से ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग कॉइल का मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा और आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये ट्रिपिंग सर्किट कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देंगे। तो ये इसका सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि रिले सिर्फ फॉल्ट आने पर ही ऑपरेट करे, वैसे ऑपरेट ना करे। नॉर्मल कंडीशन में इंपीडेंस के चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत करंट ऑपरेटिंग कॉइल में से गुजरेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आर्मेचर को अपनी तरफ पुल कर सके। तो ये हमें इस चीज का एडवांटेज हुआ है कि इंपीडेंस का जो लॉस था वो हमने इस रिले से ओवरकम कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।